या फिर आज करंट अफेयर्स रहने दो, आज एनालिसिस ही सुन लो ताकि माइलस्टोन बन जाए। ठीक है, आज करंट अफेयर्स ड्रॉप कर देते हैं, आज आपको एनालिसिस सुना देता हूँ। ये भी ठीक है, अच्छी चीज़, कोई प्रॉब्लम नहीं। बता देता हूँ। मैं कुछ सेक्टर वाइज कुछ चीज़ें लिखूंगा जिससे आपको पता चलेगा कि आपको क्या करना है और क्यों आपका सिलेक्शन होगा। जिन लोगों का हो रहा है उनका क्यों हो रहा है, और जिनका नहीं हो रहा है उनका क्यों नहीं हो रहा है, वो चीज़ मैं बताता हूँ। उसी पे हम लोग फोकस कर लेते हैं। आइए, तो मैं आपके 100 प्रश्न हैं और मैं मान के चलता हूं कि ये जो पेपर है, इस पेपर में ये एक आदर्श स्थिति होगी। मैं इसको कट ऑफ नहीं लिख रहा हूं, ये कट ऑफ होगा कि नहीं होगा ये तो समय बताएगा, एमपीपीएससी के रिजल्ट बताएंगे कि कट ऑफ क्या जाएगा। लेकिन मैं एक आदर्श स्थिति इसको बता सकता हूं कि ये एक आदर्श स्थिति है और ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्थिति है। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्थिति हो जाएगी और ये एक आइडियल स्थिति हो जाएगी, ठीक। और ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाएगी, ठीक है। कुछ लोग जो हैं वो 65 के आसपास हैं। अब ये आपका 50-50 हो गया। सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा कुछ कह नहीं सकते। और जो लोग अभी 50 के आसपास हैं उन्हें लंबा सफर तय करना है। अभी लंबा सफर है, 50 के आसपास वालों के लिए लंबा सफर है। कहाँ कौन कैसी गलती करता है और कहाँ क्या सावधानी रखनी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। मैं अलग अलग सेक्टर लिखता हूं जिंदगी के आपके। सबसे पहला सेक्टर लिखता हूं एजुकेशन। आपकी जो एजुकेशन, आपने अभी तक जो एजुकेशन ली है वो सबसे पहली चीज है आपका एजुकेशन। एजुकेशन किस तरह से हुआ है, उसका कितना योगदान है। एजुकेशन में आपका ग्रेजुएशन, आपने ग्रेजुएशन कैसे किया है, आपका स्कूलिंग, स्कूलिंग कैसी हुई है, फैमिली बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड भी मायने रखेगा, और आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर चीजें। एक्स्ट्रा करिकुलर ये सारा आपके एजुकेशन का हिस्सा है। आपका स्कूल कैसा था, आपका कॉलेज कैसा था, आप लाइब्रेरी में बैठते थे कि नहीं बैठते थे, फैमिली बैकग्राउंड कैसा था, आप डिबेट में ऐसे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते थे कि नहीं करते थे। मैं इस हिस्से को 30% वेटेज देता हूँ।
ये हिस्सा 30% है, ठीक है। जब आप एग्जाम प्रिपरेशन करने के लिए आए तो दूसरा हिस्सा मैं देता हूं कोचिंग। कोचिंग में स्टडी मटेरियल, टीचर, स्टडी मटेरियल, टीचर यानी पढ़ाने का तरीका, टीचर का नॉलेज, आपका कोचिंग में विश्वास और स्टडी मटेरियल। और तीसरा मैं इंपॉर्टेंट फैक्टर मानता हूं टेस्ट। इन सबको 10-10 का वेटेज देंगे। इन सबको हम 10-10 का वेटेज देंगे। टीचर को भी 10 जाएगा, टेस्ट को भी 10 जाएगा और स्टडी मटेरियल को भी 10 जाएगा। तीसरा होगा आपका होमवर्क, यानी आप घर पे जो पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं, वो बचा हुआ 40 होता है। इसमें रीडिंग, राइटिंग, रीडिंग हो गया, राइटिंग, ये दोनों प्रैक्टिस है, ये सब प्रैक्टिस मांगती। थॉट प्रोसेसिंग, और नए जमाने के हिसाब से ऑडियो विजुअल, आप जो सुनते हैं यानी यूट्यूब से सुनते हैं या ऑनलाइन कोई क्लास की रिकॉर्डिंग देखते हैं, तो ऑडियो विजुअल। थॉट प्रोसेस कितना करते हैं, लिखते कितना है, पढ़ते कितना है, इन सब का 10-10 कर लीजिए। 10 पढ़ने का, 10 लिखने का, 10 थॉट प्रोसेस का और 10, ऐसा करके 100 बनता है। अगर आपका ये भी उत्कृष्ट लेवल का है, होमवर्क भी, कोचिंग भी स्टैंडर्ड है और एजुकेशन भी ठीक ठाक है, तो ये परसेंटेज बैठेगा, इसमें से परसेंटेज आएगा। तो आप अपनी कमजोरी निकाल लीजिए कि आपकी कमजोरी किस फील्ड में है, जो मैंने बताया। तो सबसे पहले आप अपनी कमजोरी मुझे बता दीजिए कि आपकी कौन से हिस्से में कमजोरी है। आप ये 70 आइडियल कंडीशन है मान लिया जाए, अगर मैं इसको आइडियल बता रहा हूं यानी कि एक आदर्श स्थिति है, तो यहां तक पहुंचने के लिए 30 माइनस कर सकते हैं। तो आप अपने अपने नंबर दीजिए कि आपने कहां कमी है। जैसे एजुकेशन में कोई कमी रह गई स्कूलिंग में और ग्रेजुएशन में, तो वो तो अब आप पूरी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप वो छोड़ भी दें तो अगर उसमें, हाँ, तो अब आप देख लीजिए, ये मैंने आपको मार्क्स के कारण बता दिए कि मार्क्स जो है कहाँ से आएंगे। अब आप अपना एनालिसिस करके बताइए कि कौन सा हिस्सा आपका अच्छा है और कौन से में आप कमजोर हैं, कहाँ आप ठीक करेंगे तो कहाँ आप पा लेंगे, उसको बताइए मुझे, स्थिति बताइए अपनी। तो मैं अभी आपका सॉल्यूशन बता दूंगा। ये है, इनसे होता है आपका सिलेक्शन, इन चीजों से होता है आपका सिलेक्शन, इनमें से निकल करके आता है। तो अपना अपना मूल्यांकन कीजिए जल्दी से, फिर हम उस कमी में दूर कैसे कर सकते हैं। अभी हमारे हाथ में क्या क्या है, अभी हमारे हाथ में टोटल ये सारे हमारे हाथ में, ये 30 यहाँ पर है और 40 यहाँ पे है, तो 70 हमारे हाथ में है। ये हमारे हाथ में नहीं है। अगर इसमें से हमारे पास 15 है तो हमको 70-75 पहुंचने के लिए यहाँ 70 में से 60 हासिल करने पड़ेंगे, तब हम 70-75 पहुंचेंगे। अगर यहाँ 15 है तो फैमिली बैकग्राउंड जैसे किसी का, इन सब का मान लिया जाए मैं 10-10 भी देता हूं, है ना, 10-10 तो 40 हो जाएगा, लेकिन 10-10 तो दे नहीं पाएंगे, 7-7 दे देंगे, ठीक है। 7.5 दे दो, 7.5 दे दो। तो अगर किसी का फैमिली बैकग्राउंड बिजनेसमैन है कोई और टीचर नहीं है, फादर टीचर नहीं है, बिजनेसमैन है, या पढ़ने पढ़ाने वाले व्यक्ति नहीं है, तो फैमिली बैकग्राउंड तो आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि वहां से तो आपको कुछ मिला ही नहीं है, एजुकेशन के नाम पे कुछ नहीं मिला ना फैमिली बैकग्राउंड में। तो वो लोग यहाँ आप 7.5 नंबर जो 7.5% जो है आप अपना कम कर सकते हो यहाँ पर।
स्कूल आपका ठीक नहीं था मान लीजिए, उसने कभी भी जीके नहीं बताया, जीएस नहीं बताया, तो वहां 7.5 कम कर सकते हो। ग्रेजुएशन आपने अगर बीसीए बीबीए टाइप का कोई कोर्स कर लिया है तो वो 0 हो जाएगा, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में आपने कभी भाग नहीं लिया, डिबेट में, भाषण में, निबंध प्रतियोगिता में, या और कोई कंपटीशन जो होते थे कॉलेज में, उनमें आपने पार्टिसिपेट नहीं किया, वहां ये 0 हो जाएगा। तो केवल 7.5, किसी का ग्रेजुएशन ठीक ठाक है, यानी बीए बहुत अच्छे से किया है उसने, बीए बहुत अच्छे से किया है, तो वो आपका 7.5 रह जाएगा। आगे समझिए। अब आपको यहां तक पहुंचना है, हाँ, तो अपना अपना बताओ खुल के, अभी मूल्यांकन हो जाएगा आपका। मैं अभी बता दूंगा कि आपको करना क्या है। ये ऐसा कोई बताएगा नहीं आपको। नहीं, जनरल साइंस कंप्यूटर वो तो ठीक है, लेकिन अपनी कमी देखो ना, कमी कहाँ है, कहाँ आ रही है। ठीक से क्या चीज नहीं पढ़ रहे हो, कहाँ नहीं, थॉट प्रोसेस ठीक से नहीं हो रहा है, ऑडियो विजुअल ठीक से सिलेक्ट नहीं किया है। अच्छा, अंकिता बता रही 12 पॉइंट ही दे पाएंगे फर्स्ट पार्ट में, थर्ड में भी 20 पॉइंट दे पाएंगे। हाँ, तो फिर चले आप देख लो, आपके मार्क्स उसी के इक्वल जा रहे होंगे। ठीक है, एनालिसिस किया कि नहीं मैंने, आपके मार्क्स देखो, आपके मार्क्स भी तो वहीं जाएंगे। आपके जो मार्क्स आ रहे हैं वो इसी आधार पे आ रहे हैं। इस आधार पे अब आप देख सकते हो कि आपको गिफ्ट में ये, अगर इधर आपको 30 में से अगर 25 गिफ्ट मिल जाता है तो इधर आपको कम करना पड़ेगा। कोचिंग आपको 30 दे सकती है, कोचिंग 30 दे सकती है। होमवर्क आपको सबसे ज्यादा देता है, सबसे ज्यादा कौन देता है, होमवर्क देता है। अब ये रीडिंग राइटिंग में ये भी है, टेस्ट भी है, रीडिंग राइटिंग में टेस्ट भी आ जाता है, थॉट प्रोसेस इससे भी डेवलप होता है। हाँ, एजुकेशन सही नहीं हुआ तो अब आपको इधर ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी, क्योंकि 70 है आपके पास टोटल। अगर कोई एजुकेशन में अपने आप को 5 देता है, केवल 5, हाँ हाँ, सही है। अब तो फिर कोचिंग का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, फिर कोचिंग आपका डबल रोल प्ले करता है, आपका एजुकेशन भी ठीक करता है। खुल के नहीं बता रहे आप लोग, कोई बात नहीं, कोई बात, मैं आप ही के लिए कर रहा था। हाँ, एजुकेशन जिसका कम है ना, फिर वो बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं कर पाएगा। आप में से कितने नवोदय विद्यालय वाले हैं? आप में से कोई नवोदय विद्यालय वाला है? ऑडियो विजुअल कैसे करें? अरे ऑडियो विजुअल तो आप कर ही रहे हो, अभी कोचिंग जो पढ़ रहे हो ये ऑडियो विजुअल से ही तो पढ़ रहे हो, ये चल ही रहा है, बस इसी टाइप का करना है। हमारे पुराने यूट्यूब के लेक्चर देख लो, हो जाएगा ऑडियो विजुअल आपका। सबसे बेस्ट है, हमारे यूट्यूब के लेक्चर में से कितने प्रश्न है मैं बता नहीं सकता। आप ठीक से यूट्यूब के लेक्चर देख लो तो उसमें बहुत सारे प्रश्न है हमारे। वो तो क्या है कि अब आप देखोगे तो ना, नहीं देखोगे तो नहीं आएगा समझ में। हाँ, रीडिंग स्किल भी पता है। हाँ, जैसे गौरव बता रहे हैं 65% है, तो मार्क्स भी आपके उतने ही आएंगे जो मैंने आपको परसेंटेज बताया, मार्क्स भी उतने ही आएंगे। आप हमको भी नंबर 10 में से उस हिसाब से दे सकते हो कि टीचर हमारा केवल 8 वाला है, 7 वाला है, दे सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको भी मार्क्स दे सकते हो, क्योंकि ये तो समझने पे। पर मुझे लगता है कि आप हमको पसंद करते हो इसीलिए तो यहाँ आए हो, इसलिए हमको ज़्यादा वो नहीं करोगे आप। नहीं तो आपके पास तो ऑप्शन थे ना दूसरी कोचिंग में भी जाने के, पर आप वहाँ नहीं गए और यहाँ आए हो, इसका मतलब हमको तो ठीक ठाक ही मानते हो आप।
स्टडी मटेरियल भी हमारा थोड़ा सा हेवी है देखोगे तो। हाँ, तो होमवर्क के वाले एरिया में है तो डेफिनेटली होमवर्क वाले एरिया में होगा ही। सही। हाँ डेफिनेटली होमवर्क वाले एरिया में तो होगी ही प्रॉब्लम। हाँ तो कुणाल आपका तो अब राइटिंग स्किल में और थॉट प्रोसेस में थोड़ा रेगुलर वाली क्लास चल जाएगी, ये तो फिर अपन करते हैं उसको, है ना। थॉट प्रोसेस तो सामने बिठा के ही कर पाएंगे, और राइटिंग स्किल तो मुझे लिख के बता सकते हो, ठीक है। ओके ओके। अब तुम इतना कुछ लिख पा रहे हो, इतने पॉइंट्स में इतने अच्छे से लिखा तो चलो, नहीं अच्छा अच्छा लिखा तुमने, इतना लिख रहे हो इसका मतलब है कि प्रवेश अच्छा लिख रहे हो, बढ़िया। इतना लिख पा रहे हो, मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ, ठीक हो जाएगा। तुम्हारा तुम्हारा अभी अटेम्प्ट हुआ ही नहीं होगा, है ना। अभी कर लोगे कर लोगे। अच्छा होमवर्क ठीक से नहीं हुआ। चलो, ये तो अब आपने ईमानदारी से बहुत अच्छे अच्छे कमेंट लिखे, मुझे अच्छा लगा। आप लोग अपना कम से कम असेसमेंट करवा रहे हो, अच्छी बात है। आइए मैं आपको हर्डल्स बता देता हूँ। ये सब तो ठीक है, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि मैंने आपको एक आदर्श स्थिति बताई कि यहाँ तक पहुँचना, और ये सब हमको करना है। अब दिक्कत कहाँ है, बिल्कुल। चलो शुभी, मैं देखता हूँ अभी आपके, पहले मैं थोड़े से बॉटल नेक्स बता देता हूँ। पहली चीज है, जो इशू होते हैं हेल्थ इशू, कुछ लोगों के साथ में हेल्थ के इशू हैं, इस वजह से उनको दिक्कत है। कुछ लोगों के साथ हेल्थ के इशू शुरू से हैं, बचपन से, स्कूलिंग के टाइम पे भी, ग्रेजुएशन में भी हेल्थ के इश्यूज थे, और उनको स्वास्थ्य की समस्या है, शरीर में कुछ दिक्कतें हैं, इस वजह से दिक्कत है। इकोनॉमिक कंडीशन भी एक प्रॉब्लम हो सकती है, इकोनॉमी भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने से हमारा नेट, इंटरनेट का यूज ठीक से नहीं कर पाना, या मोबाइल या स्मार्टफोन नहीं खरीद पाना, या लैपटॉप नहीं होना, है ना, ये एक इशू हो सकता है। तो हेल्थ एक इशू हो सकता है, इकोनॉमिक इशू एक इशू हो सकता है। माइंडसेट, माइंडसेट मतलब पढ़ने में मन नहीं लगता, या माइंडसेट से मतलब मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता। पढ़ने बैठते तो हैं लेकिन उतना मन नहीं लगता, रिजल्ट नहीं आते, तो ये एक इशू हो सकता है। तो ये साइकोलॉजिकल चीज है, ये थोड़ा सा साइकोलॉजिकल हो जाएगा। साइको नहीं लिखूंगा मैं, साइकोलॉजिकल लिखूंगा, ठीक है। साइको में तो फिर वो थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है। तो साइकोलॉजिकल इशू हो गया, फिजिकल इशू हो गया, इकोनॉमिकल इशू हो गया, ये चीज है। कुछ फैमिली इशू होते हैं, किसी की फैमिली में ऐसी कंडीशन होती है कि तनाव रहता है, टेंशन, फैमिली टेंशन। और एक पर्सनल टेंशन होता है, पर्सनल वाला, जैसे कि लड़का लड़की वाला, अफेयर वाला। अफेयर वाले टेंशन वालों के साथ भी दिक्कत है, पर्सनल वाले भी। ये पर्सोनल करने वाला था मैं, आप जब नौकरी में चले जाएंगे तो पर्सोनल हो जाएगा, अभी मैं पर्सनल ही लिख रहा हूँ, ठीक है। तो अभी अभी मैं उसको पर्सोनल नहीं किया ठीक है ना। पर्सोनल कर देते तो वो आईएएस बनने के बाद की समस्या हो जाती, अभी पर्सनल है। ये ब्रेकअप हो गया किसी का, क्या झंझट हो गया, लड़की ने धोखा दे दिया, लड़के ने धोखा दे दिया, ये वाला जो झंझट है, ये भी आपके हर्डल्स हैं। इसकी वजह से भी आपके मार्क्स कम हो जाएंगे, या आप यहाँ पहुंच नहीं पाते। तो हमारा जो हमने जो बताया वो पूरा एक वो था, बिल्कुल अलग तरह की चीज है ना।
हाँ, माइंडसेट का इशू हो सकता है। हाँ, रिजल्ट की चिंता नहीं करना, ठीक है, रिजल्ट की चिंता नहीं करना। तो ये जो प्रॉब्लम्स मैं बता रहा हूँ, ये लगभग लगभग बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है। एक आध और प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे एडिक्शन है किसी चीज का। एडिक्शन भी गड़बड़ चीज होती है। एडिक्शन कई तरह के हो सकते हैं। एडिक्शन कुछ भी हो सकता है। एडिक्शन लत हो सकती है, उस लत से हम पीछा नहीं छुड़ा पाते। जैसे नशे की लत होती है, ऐसे किसी भी चीज का नशा हो सकता है ना। किसी भी चीज का हो सकता है। कोई भी ऐसी आदत जिसको आप खुद बुरा मानते हैं, आप खुद मानते हैं ये नहीं होनी चाहिए, ये ठीक नहीं है, ये अच्छी नहीं है, जिससे देखिए एडिक्शन उसको कहेंगे हम लोग जिसके लिए ग्लानि का भाव आता है, जिसके लिए हमको ऐसा लगता है कि ये क्यों करता हूं मैं, आखिर ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए, और फिर भी हम करते हैं। ऐसी जो चीजें होती हैं वो भी पीछे ले जाती हैं आदमी को, कॉन्फिडेंस उसका लूज कर देती हैं। तो एडिक्शन भी बहुत खतरनाक चीज है, तो वो भी आपका रिजल्ट प्रभावित करता है। तो बुरी आदतें उसमें आलस्य भी आ गया। आलस्य भी, आप नहीं सोना चाहते, देर तक नहीं सोना चाहते, मतलब ज्यादा नहीं सोना चाहते देर तक। अब 3 बजे सोए होंगे तो फिर तो देर तक सोएंगे ही डेफिनेटली। अब रात को 4 बजे तक पढ़ रहे थे तो फिर तो देर तक सोएंगे, वो एक अलग चीज है। जल्दी उठना वो अलग बात है, और टोटल कितना घंटा आलस में बिता देना, यानी कोई 8 घंटे से ज्यादा सो रहा है, 9 घंटे सो रहा है, 10 घंटे सो रहा है, वो तो आलस्य हुआ ना, वो तो आलस्य है। तो आलस्य भी एक एडिक्शन है। तो चाहे हम आलस्य करते हों, चाहे खाने पीने का कोई एडिक्शन है, हमको हमेशा वो चीज़ खाने के बाद दिक्कत आती है, लेकिन उसके बावजूद भी हम खाते हैं क्योंकि हमारी आदत खराब है, हमारी जबान को लत लगी हुई है, इसलिए हम उसको करते हैं। तो ये एडिक्शन से भी बाहर आना पड़ेगा, ठीक है। एडिक्शन छोड़ना पड़ेंगे, संकल्प के बल पे छोड़ सकते हैं आप। आदतों से, बुरी आदतों से बाहर आइए। जो भी बुरी आदत है, जिस पे भी आपको गुस्सा आता है कि ये मैं क्यों करता हूँ, आखिर जब मुझे नुकसान होता है तो मैं क्यों करता हूँ, तो उससे बाहर आइए। तो बाहर कैसे आएंगे? एडिक्शन से बाहर आना है, पर्सनल प्रॉब्लम से भी बाहर आना है, लड़के निकल करके आइए। कुछ नहीं रखा है, किसी भी पर्सनल प्रॉब्लम में कुछ नहीं रखा है। रिलेशन खराब हो गए तो हो गए, बात खत्म। अब क्या सोचना उसके बारे में ज्यादा। फैमिली टेंशन का आप कुछ ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। परिवार में यदि कोई खराब व्यक्ति है तो आप माँ बाप तो बदल नहीं सकते ना, माँ बाप नहीं बदल सकते, तो थोड़ी सी दिक्कत है। तो शादी हो गई है तो वाइफ को आप इतनी आसानी से नहीं बदल पाओगे। लड़की है तो अपने पति को आसानी से नहीं बदल पाएगी। बच्चे हो गए हैं तो हो गए हैं तो हो गए हैं। तो ऐसे ऐसे लोग भी कंपटीशन दे रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो फैमिली। यहाँ आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, यहाँ अनुकूलन बिठाना पड़ेगा, यहाँ आपको एडाप्टेशन करना पड़ेगा। आपने एनवायरमेंट के मामले में 2 तरह के प्रोग्राम देखे हैं, कौन कौन से? एडाप्टेशन एंड मिटिगेशन पढ़े थे ना हमने एनवायरमेंट में। 2 तरह की अप्रोच पढ़ी थी, मिटिगेशन अप्रोच एंड एडाप्टेशन अप्रोच। आप समझते हैं कि नहीं? जिस चीज को हम बदल नहीं सकते उसके साथ हमको एडाप्टेशन करना पड़ेगा, अनुकूलन स्थापित करना पड़ेगा। यस, हाँ, तो ये एडिक्शन जो है आपको बंद करना पड़ेगा भैया। लेजी रहते हो, फूड वाला एडिक्शन है, और एक फोन यूज का एडिक्शन है डेफिनेटली। सोशल मीडिया भी एक एडिक्शन है। सोशल मीडिया भी अपने आप में एक एडिक्शन है। आप सोशल मीडिया से दूर ही नहीं रह पाते हैं, तो ये भी एक एडेप्टेशन। तो जो चीज आप बिल्कुल नहीं बदल सकते, जैसे फैमिली को छोड़ना, फैमिली को बदलना, माँ बाप को कोई बदल थोड़ी सकता है, आसान नहीं होता, तो बदल ही नहीं सकते आप, तो आपको बदलना भी नहीं है। तो यहाँ आपको एडाप्टेशन लेके आना, अनुकूलन लाना है, ये अनुकूलन करना, अपने आप को अनुकूलित करना है। और पर्सनल वाले में मिटिगेट कर दीजिए, क्विट कर सकते हैं तो क्विट कर दीजिए, जहां क्विट कर सकते हैं वहां क्विट कर दीजिए। एडिक्शन को और पर्सनल वाली प्रॉब्लम को क्विट कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, ठीक है। जिसको नहीं छोड़ सकते उसको अनुकूलित कीजिए, एडाप्टेशन करिए, और जिनको कम कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, उसको खत्म कर दीजिए, मिटिगेट कीजिए। एक जगह आपको मिटिगेट करना है, एक जगह आपको एडाप्टेशन में जाना है, ठीक है ना।
एक मिनट। हेलो। तो भैया कितने लोगों को अपनी स्थिति लग रही है बताओ। हाँ, नहीं ब्लैक कॉफी इतना बड़ा एडिक्शन नहीं है। ब्लैक कॉफी इतना एडिक्शन नहीं है, ठीक है। ब्लैक कॉफी चाय मुझे लगता है इतना बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। बल्कि ये सब लोग फैसिलिटेट ही करते हैं एग्जाम को। हाँ, तो अब आप अपनी थोड़ी सी ना स्थिति देख लीजिए कि कहाँ प्रॉब्लम है, किस जगह से आपको दिक्कत आती है, किस वाले हिस्से में आपको प्रॉब्लम आती है, तो फिर आप समझ जाएंगे, ठीक है। हेल्थ में ठीक किया जा सकता है, डॉक्टर को दिखाया जा सकता है अच्छी राय लेकर के, व्यायाम करके और खाना पीना सुधार करके, फूड हैबिट और एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, इससे आपकी हेल्थ वाले इशू को ठीक किया जा सकता है आराम से। कोई भी ऐसी इम्पॉसिबल चीज नहीं है जिसे ठीक ना किया जा सके। इकोनॉमी में मुझे लगता है कि कोई भी एकदम भूखों मरने जैसी स्थिति तो नहीं होती, कमजोर हो सकती है, तो उसमें काम चलाया जा सकता है, ठीक है। क्योंकि आप फ्यूचर में पैसे वाले हो जाएंगे, ये बात पक्की है कि आने वाले समय में आपके पास काफी पैसा होगा। तो थोड़ा वेट करना है आपको। ऐसा तो कुछ है नहीं कि जीवन में कभी पैसा आएगा ही नहीं, ऐसा कि आप में से किसी के साथ नहीं होने वाला। आप सब पैसे वाले हो जाएंगे, जितने भी लोग आप बैठे हैं आप सब पैसे वाले हो जाएंगे। पैसा आपके लिए कोई समस्या नहीं रहेगा जिंदगी में, बस ये है कि आपको वेट करना है उसका। आज नहीं है, ठीक है, आज नहीं है, ये बात सही है कि आज पैसा उतना नहीं है जितना आपको चाहिए, ठीक है। और पैसे वाली प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। आप कभी पैसे के मोहताज नहीं रहेंगे जिंदगी में, ये हमारी गारंटी है, क्योंकि हमने इतना पढ़ा दिया है आपको कि पैसा आपके लिए कभी प्रॉब्लम रहेगा ही नहीं। इस बात की हमारी गारंटी ले जाओ, हम और किसी की गारंटी नहीं दे सकते। एक चीज की गारंटी मैं आपको देता हूं कि आपको जिंदगी में पैसे की दिक्कत कभी नहीं आएगी। हमारे पढ़ाने के बाद हमने जिसको पढ़ा दिया वो मालामाल रहेगा हमेशा। पैसे के मामले में कभी दिक्कत नहीं आएगी। आपका सिलेक्शन हो या ना हो उससे भी कोई लेना देना नहीं, ठीक है। लेकिन पैसे की दिक्कत आपको कभी नहीं आएगी इस बात की गारंटी है, ठीक है। तो ये वाला आश्वासन तो मैं डायरेक्ट दे सकता हूँ आपको, सीधा आश्वासन दे सकता हूँ, क्योंकि आपका दिमाग इतना चलेगा और आप इस लायक बन गए हैं कि आप आत्मनिर्भर तो हो ही जाएंगे, ठीक है। जबरदस्त आत्मनिर्भरता आपके अंदर आने वाली है। बस ये है कि अभी आपके पास कमी इसलिए कि आप तैयारी कर रहे हैं, अभी आप काम नहीं करना चाहते, इस वजह से दिक्कत आती है। अदरवाइज थोड़ी दिक्कत आएगी। अभी आज ही आप काम करना शुरू कर दो तो पैसा तो बहुत रहेगा आपके पास आज आप तैयारी छोड़ दो और काम पे लग जाओ तो पैसे की तो कोई कमी नहीं है, ठीक है ना। तो आप बहुत पैसे वाले होने वाले हो आप लोग सारे, बल्कि दूसरों की मदद करोगे, इस स्थिति में पहुंचने वाले हो सबके सब लोग। इसलिए पैसे वाला आश्वासन तो आप हमसे ले जाओ, पैसे वाली तो टेंशन ही नहीं आएगी, वो कोई समस्या ही नहीं, ठीक है। वो तो आप खुद इतने सक्षम हो गए हो, इतना हमने आपका दिमाग विकसित। आप देखते हो ना कितने मंदबुद्धि लोग, कितने कम आईक्यू के लोग कितनी बढ़िया दुकान चला रहे हैं, कितना कम आईक्यू वाले लोग कितना अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। आपको पता है आपके यहाँ जो मल्टी बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना के जो लोग, बड़े बड़े बंगले बना के लोग जो रहते हैं, घर के बाहर जब कार में बैठने के लिए आते हैं, आपने उनकी शक्ल देखी है? आपको लगता है वो पढ़ा लिखा आदमी है? जानवर जैसा दिखता है, वालरस जैसा दिखता है। बहुत सारे लोग ऐसे लगते हैं जैसे आप एनिमेलिया, वो मेमेलिया पढ़ते हो ना उधर, पानी के जो जानवर है उसके जैसी शक्लें हैं उनकी।
पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं, बुद्धि नाम की कोई चीज नहीं उनके पास, और करोड़ों रुपया उनके पास। पैसा तो मूर्खों के पास भी बहुत होता है। आप जितना पढ़ लिख गए तो पैसा क्या मायने रखता है आपके सामने। हम भी इसीलिए तो चिंता नहीं करते कि हम पैसे की इसीलिए चिंता नहीं करते कि हम तो जहाँ खो देंगे वहां से पैसा निकाल लेंगे, हम तो कभी भी कुछ भी बिजनेस करके पैसा कमा लेंगे। वो तो हम करते नहीं है, कोचिंग ही चलाना चाहते हैं क्योंकि पवित्र काम लगता है और थोड़ा सा अच्छा पैसा भी है इसमें, और सबसे बड़ी चीज है कि नॉलेज बहुत आता है, रोज पढ़ने को मिलता है। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता इकोनॉमी बहुत बड़ा इशू है। और संकल्प शक्ति के हिसाब से मैं अपना वजन 75 पे ले जाता हूँ और फिर 65 पे ले आता हूँ। तो एक्सरसाइज करके आप बहुत कुछ कर सकते हैं, जिम जाना भी जरूरी नहीं होता। ठीक है, हाँ। माइंडसेट वाला जो है, मैं इस पे बात करता हूँ आज, माइंडसेट पे बात करता हूँ। कितने लोगों की प्रॉब्लम माइंडसेट वाली प्रॉब्लम है, हाथ खड़े करो तो मैं उतने अच्छे से समझा दूं, नहीं तो लगेगा कि मैं फालतू ही बात कर रहा हूँ। माइंडसेट वाली बात करते हैं, ये मुझे इंपॉर्टेंट लगता है। 2 मिनट में सब लोग अपना अपना माइंडसेट वाली बात बताएं क्या, फिर मैं बताता हूँ। तो माइंडसेट सुन लो फिर। माइंडसेट मैं बहुत अच्छे से बता देता हूँ कैसे ठीक करना है ना। मैं इसी का खिलाड़ी हूँ, बाकी चीजें मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन मैं कह सकते हैं कि डॉक्टर होता है तो डॉक्टर तो एमबीबीएस तो सभी करते हैं, लेकिन स्पेशलाइजेशन जो है, जितनी भी प्रॉब्लम है इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्टर जो है वो साइकोलॉजी वाला ही है, माइंडसेट वाला। मैं इसी का स्पेशलिस्ट मानता हूँ खुद को। मैं युवाओं का विशेषज्ञ भी कहता हूँ खुद को कि मैं युवाओं का विशेषज्ञ हूँ, यूथ स्पेशलिस्ट हूँ। और मैं आपको माइंडसेट के बारे में बता सकता हूँ क्योंकि ये मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है। ये आपके इस बार के सिलेबस में भी है, मेंस में भी डाल दिया है इन्होंने, एमपीपीएससी में, और 4th पेपर के हिसाब से भी, और बहुत सारी चीजें इसमें मायने रखती है। आइए माइंडसेट के बारे में बात करते हैं। इसमें सबसे पहली चीज होती है सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। पहली चीज होती है माइंडसेट वाले मामले में आत्मविश्वास। सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है माइंडसेट में आत्मविश्वास। और दूसरी चीज होती है कर्म, यानी कि एक और भाषा इसकी कह सकते हैं अभ्यास, कर्म करना। देखिए कई बार क्या होता है, कई लोगों को सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, आत्मविश्वास तो होता है उनको कि हाँ मुझे विश्वास है कि मैं ये कर लूंगा, लेकिन वो ये नहीं करते। ठीक है, ये नहीं करते, अभ्यास नहीं करते, प्रैक्टिस नहीं करते। इंग्लिश में बोलें तो इसको प्रैक्टिस, यहां जो बोले तो सेल्फ कॉन्फिडेंस।
आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये एक्शन है। कर्म मतलब एक्शन, एक्शन में लेके आना पड़ता है उसको। केवल विश्वास रहेंगे तो ये फिर ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है। जब आप आत्मविश्वास रखते हो और कर्म नहीं करते, अभ्यास नहीं करते, तो फिर ये ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है। तीसरी चीज है कि आप में आत्मविश्वास भी है और आप कर्म भी करते हो, लेकिन परफेक्शन नहीं है, परफेक्ट नहीं है। परफेक्शन, स्किल्ड, कुशल कर्म, कुशलता। परफेक्शन मतलब एक तरह से कुशलता, कुशलता भी होनी चाहिए उसमें, कार्य कुशलता भी होनी चाहिए। तीन चीजें हैं। सबसे पहले तो आत्मविश्वास होना चाहिए, फिर दूसरा हम कर्म करेंगे, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, वो केवल ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाएगा। पहली स्टेज, दूसरी स्टेज और तीसरी स्टेज। अब आप अपनी कमी बता दीजिए मुझे जरा जल्दी से, कौन से वाले स्टेज में कमी है, फिर हम आपको तीनों का सॉल्यूशन अलग अलग है, तीनों का सॉल्यूशन अलग अलग है। तीनों अलग अलग तरह के सॉल्यूशन मांगती है परफेक्शन में। अधिकांश लोग परफेक्शन में जा रहे हैं, तभी तो अभी तक इन तीनों में से कोई ना कोई एक कमी होगी, इसलिए आप सेलेक्ट नहीं है, नहीं तो अभी तक सेलेक्ट हो गए होते। तो आज कुछ चीजें समझ में आई आपको जो हमने बताया, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड परफेक्शन बोथ। ओके, अभ्यास वाले, परफेक्शन वाले, ठीक है। आइए, देखिए, मैं आपको जब जब लेक्चर देखता हूं या मेरे आप YouTube के लेक्चर सुनिएगा, गायत्री शक्तिपीठ पे जो मैंने ज्यादा से ज्यादा लेक्चर दिए हैं वो पहले नंबर पे बहुत फोकस करते हैं। गायत्री शक्तिपीठ के जो YouTube के जितने भी लेक्चर हैं उसमें सफलता के साधन हुए, क्या क्या थे वो, हारिए ना हिम्मत, या पता नहीं, आप YouTube के लेक्चर सुनिए मेरे। अगर आपको आत्मविश्वास बढ़ाना है तो आप YouTube के लेक्चर सुनिए हमारे। YouTube से आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। YouTube वाले से आपको प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई दिखेगी। मेरे लेक्चर चैनल पे चले जाइए और पुराने अच्छे अच्छे लेक्चर सुनने की कोशिश कीजिए, आत्मविश्वास बहुत जबरदस्त बढ़ेगा आपका। ठीक है, आत्मविश्वास इस रूप में भी बढ़ता है जिन जिनको इस वाले हिस्से में प्रॉब्लम है। इसमें कोचिंग बहुत कम होती है, ध्यान रखिए, ये कोचिंग जो है इस मामले में होती नहीं है, और जनरली कोचिंग से ये सब चीजें होती नहीं। कोचिंग इस चीज पे ज्यादा फोकस करता है। हमारी जो कोचिंग है जहां आप बैठे हैं और जिसमें आप पढ़ रहे हैं, मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, ये कोचिंग है, ये इस पे ज्यादा काम करती है, कुशलता। तो आप कोचिंग में जो निर्देश हैं उनको यहाँ फॉलो करेंगे। ये भी, इसमें भी कोचिंग बहुत मायने रखता है। इसमें आपको जो हमारे निर्देश हैं, इंस्ट्रक्शन जो भी हम देते हैं, उन निर्देशों को फॉलो करें, उसके हिसाब से कर्म करें, अभ्यास करें। निर्देशों को जितना ज्यादा आप मानेंगे, कोचिंग के निर्देशों को जितना ज्यादा मानेंगे, तो आपकी प्रैक्टिस में, अभ्यास में सुधार आएगा। तो वहां से आपकी वो माइंडसेट वाली प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। तीसरे नंबर वाले में परफेक्शन उससे आएगा जहां आप हमको लिख के बताएंगे। परफेक्शन के लिए आपको चेक कराना पड़ेगा अपने आप को। कितना टाइम लगेगा? टेस्ट से होता है सबसे ज्यादा परफेक्शन आता है टेस्ट से। होमवर्क चेक कराना, टेस्ट चेक कराना। आ जाए हम। भैया आवाज आवाज बंद करो। हर्षित,
हर्षित बंद करो। हाँ, तो चेक करने से, टेस्ट कराने से, आप टेस्ट को चेक कराइए, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट, होमवर्क, वो टेस्ट कराइए। वो चेक कराइए, आप ज्यादा से ज्यादा टेस्ट को चेक कराइए, होमवर्क को चेक कराइए, खास करके मेंस वाला जो राइटिंग वाला है। इससे आपका परफेक्शन आएगा, स्किल्स बढ़ेंगी, कुशलता बढ़ेगी। तो आपको स्किल्ड होना पड़ेगा, ठीक है। कोचिंग बहुत मायने रखे इन दोनों में। कोचिंग, इसमें कोचिंग ज्यादा मायने नहीं रखेंगे। हमारे यूट्यूब के जो मोटिवेशनल लेक्चर हैं, यूट्यूब के जो लेक्चर हैं, वो मायने रखेंगे। उसको हम कोचिंग नहीं कह सकते, वो इस हिस्से के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आप अपने आप को इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी मान के चलिए कि आप इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं, महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। आपको बताया था कि हमारे यहाँ परम पूज्य गुरुदेव का एक कोटेशन है कि अपना मूल्य समझो और विश्वास करो कि तुम संसार के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। तुम संसार के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। जब हम अपने आप को बहुत महत्वपूर्ण मानेंगे तो डेफिनेटली आत्मविश्वास बढ़ेगा। महत्वपूर्ण मानेंगे तो वैसा बनने का भी प्रयास करेंगे। महत्वपूर्ण आदमी होता है तो वो अच्छे ढंग से कपड़े पहनता है, ठीक से पहनता है, सलीके से रहता है, तमीज से रहता है, काम को समय पे करता है, रिजल्ट देता है, परिणाम देता है, क्योंकि उसको परिणाम देना पड़ता है ना, तो परिणाम देने की कोशिश करता है। तो परिणाम देने की कोशिश करें। तो ये स्थिति में हम लोग ठीक कर सकते हैं कि अपने आप को इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी मानते हुए चलें। और फिर हमारे जो लेक्चर सुनोगे तो उसमें बहुत सारी चीजें, लेक्चर में हमने बहुत सारी केस स्टडी बता रखी है कि एक IAS अधिकारी क्या करता है, क्या नहीं करता। तो आप अपने आप को विशेष दर्जे का व्यक्ति मानते हुए महसूस करते हैं, तो फिर कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और ये कॉन्फिडेंस जब आएगा तो फिर आप उसको एक्शन में लेके आएंगे, ठीक है। एक्शन में लेके आएंगे तो आपको प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस में 4-5 चीजें हैं। आइए थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं प्रैक्टिस वाले में, फिर हम थोड़ा सा आपको अपना वो वाला हिस्सा बताएंगे। पहले प्रैक्टिस वाली बात कर लेते हैं। प्रैक्टिस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो आप किसी भी निर्देश को फॉलो करेंगे तो उसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज है टाइम। समय, यानी प्रतिदिन 8 से 12 घंटे का समय आपको देना ही होगा। अगर आपको 1 साल में सफलता चाहिए तो आप 12 घंटे दीजिए, 2 साल में चाहिए तो 10 घंटे दीजिए, 3 से 4 साल लगेंगे अगर आप 8 घंटे देंगे तो। अब आप देख सकते हैं अपना खुद का, 12 घंटे यदि आप समय देंगे तो 1 साल में सफलता मिल जाएगी। ये समय पे निर्भर करता है कि आप समय कितना देंगे, कितना समय आप लगाएंगे, ठीक है। ये तो हो गया समय, ये हो गया आपका क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव वाली चीजें हो गई। क्वालिटेटिव में, क्वालिटेटिव वाले में बात करेंगे तो एक्शन विथ टेस्ट। ये जो टेस्ट वाला हिस्सा है इसको साथ साथ लेके जाएंगे तो क्वालिटी पता चलती जाएगी। अटेंशन, यहाँ अटेंशन भी चाहिए, टाइम के साथ साथ अटेंशन, तो वो टेस्ट से आ जाएगा। अटेंशन लेके आई कि आपका अटेंटिव कितने हैं आपका ध्यान कितना लग रहा है, कितना मन लग रहा है। अभी पहले वाले में और कुछ चीज बताऊंगा, ठीक है। पहले वाले में, साइकोलॉजिकल वाले में और बताऊंगा आपको, ठीक है। अटेंशन बढ़ाना है, क्वालिटी बढ़ाना है, साथ साथ टेस्ट दे करके चेक करते जाना है कि क्वालिटी कितनी अच्छी है, यानी वही परफेक्शन बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। तो समय बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसमें से कौन से स्लॉट में आप अपने आप को रखते हैं देख लीजिए, 8 घंटे वाले में रखते हैं, 10 घंटे वाले में, या 12 घंटे। तो जिनको 1 साल में सफलता चाहिए वो अपने आप को 12 घंटे में रखें, रिजल्ट आने लग जाएंगे। पहले वाले आत्मविश्वास वाले में रीडिंग लिख लीजिएगा कुछ नॉवल, जैसे मैंने आपको बताया था महासमर, अभ्युदय, तोड़ो कारा तोड़ो। ये नॉवेल पढ़ने से भी आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है और अभ्यास भी बढ़ता है, परफेक्शन भी आता है, तीनों चीजें होती है, और इंटरव्यू की तैयारी भी होती है, इंटरव्यू की तैयारी भी होती है। तो बताइए जरा कौन से घंटे में आप अपने आप को रखते हैं? कौन से स्लॉट में रखते हैं? 8 घंटे वाले में रखते हैं, 10 में रखते हैं, या 12 में रखते हैं? तो 1 साल में, 2 साल में, या 3 साल में? यस, 12 घंटे में रखते हैं तो 1 ही साल में सिलेक्शन हो जाएगा। अच्छा, बहुत बढ़िया। नहीं, अच्छे बच्चे मिले हमको, अच्छे भी स्टूडेंट हैं, आप सब अच्छे स्टूडेंट, ठीक है, अच्छे स्टूडेंट। 12 घंटे में रखते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, बहुत बढ़िया। कोचिंग +10, गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है, अच्छी बात। तो घंटे वाली समस्या नहीं है, तो 2 साल लगेंगे आपको, 10 घंटे हैं आराम से। हाँ, तो फिर आपको लगेंगे, टाइम लगेगा इसमें, क्योंकि क्या है कि मैं किसी भी आदमी को बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट वगैरह नहीं मानता कि कोई बहुत इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंट वगैरह कोई कुछ नहीं होता, ठीक है। तो ये कुछ ओवरऑल चीज़ें हो गई। मैंने एक रीडिंग की बात बताई आपको कि आप थोड़ी सी रीडिंग लगाइए। किस तरह की रीडिंग लगाएंगे? आप रीडिंग लगाइए उसकी जो आपको कुछ नॉवेल पढ़ने के लिए बताया है ना, गीता भी पढ़ सकते हैं, हमारे लेक्चर सुन सकते हैं, महासमर पढ़ सकते हैं, अभ्युदय पढ़ सकते हैं, तोड़ो कारा तोड़ो पढ़ सकते हैं, महापुरुषों की जीवनियां पढ़ सकते हैं। इससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा, व्यक्तित्व भी बढ़ेगा, इंटरव्यू की तैयारी भी होगी, ठीक है। तो विवेकानंद को पढ़ना, सॉरी, विवेकानंद को पढ़ना और गांधी को पढ़ना, ये सब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए बहुत मददगार होती है, ठीक है ना। देखिए, मैं फिर से उसी साइकोलॉजिकल वाले पे आता हूं, मनुष्य, ह्यूमन, जो हम हैं, ठीक है, ह्यूमन, मनुष्य। इसमें मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो संसार है, जिसमें आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी देख रहे हो, एयरपोर्ट देख रहे हो, ट्रांसपोर्टेशन देख रहे हो, इतना सारा, इतने सारे मकान हैं, संबंध हैं, सोसाइटी है, ये जो बाहर दिख रहा है इस मनुष्य को, ये जो बाहर दिख रहा है, ये सब चीजें ऐसा लग रहा है कि मनुष्य के बाहर है ये पूरा सब कुछ। ये दरअसल इसके बाहर नहीं है, बल्कि इसके भीतर है। ये मनुष्य के भीतर है, अंदर है। जो बाहर दिख रहा है वो अंदर है। इसीलिए आपको बताया था कि मनस्थिति बदले तो परिस्थिति बदले। इस चीज को समझो, मनस्थिति बदले तो परिस्थिति बदले। ये बाहर जो है ये परिस्थिति है एक तरह से,
और ये येलो लाइन जो है ये मनुष्य है। ठीक है, ये मनस्थिति है, अंदर जो है एक तरह की मनस्थिति है। अगर ये बदल गई तो ये भी बदल जाएगा, अपने आप बदल जाएगा। इसलिए सारा गेम हमारे अंदर ही है। इसलिए मैं आपको कुछ नॉवेल और इम्पोर्टेंट बुक्स पढ़ने के लिए कह रहा हूँ। इम्पोर्टेंट बुक्स पढ़ने के लिए मैं इसलिए कह रहा था कि जो सफलता नहीं आ रही है वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर से भी दिक्कत है। हमारे अंदर कुछ दिक्कत है जिसकी वजह से हमको सफलता नहीं मिल रही। क्योंकि अगर वो दिक्कत नहीं होती तो सफलता आ गई होती, सफलता हमारे पैरों में पड़ी होती। तो हम कहीं ना कहीं कमजोर माने बैठे हैं, खुद को कमजोर माने बैठे हैं, खुद की कोई कमी माने बैठे हैं। तो अपने आत्मविश्वास की वजह से दिक्कत आ रही है, सारी की सारी खुद के आत्मविश्वास की वजह से दिक्कत आ रही है। इसलिए हम ना तो वैसा कर्म कर पा रहे हैं, ना वैसा परफेक्शन ले पा रहे हैं। हमारी कोचिंग भी उतनी नहीं लग रही है। कई बार हम बाजार से बादाम खरीद के ले आए, काजू खरीद के ले आए और ड्राई फ्रूट, बहुत सारे प्रोटीन डाइट लेके आ जाए, लेकिन अगर एक्सरसाइज नहीं करेंगे और हमारी सेल्स, हमारी मसल्स उसको एब्जॉर्ब ही नहीं करेगी तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो अच्छी कोचिंग का भी कोई फायदा नहीं होता। बहुत बढ़िया कोचिंग भी कोई है तो उसका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि वो अच्छी बातें भी लग करके जाएगी कहाँ। कोई बहुत अच्छे जिम में बैठ जाए और एक्सरसाइज ना करे, प्रोटीन डाइट ना ले, तो जिम में बैठने मात्र से थोड़ी उसकी बॉडी बन जाएगी। कई लोग जिम जाते हैं जिनकी बॉडी में कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं आता। आपको लगेगा ये जिम जाता है, और कुछ की बॉडी में लगेगा कि हाँ इसके अंदर बहुत चेंज है, और कुछ में चेंज दिखता नहीं। तो ये आपको लेके आना पड़ेगा मनस्थिति के माध्यम से। मनस्थिति से हो जाता है। अब मनस्थिति में जो परिवर्तन आता है उसके भी आपको मैं चरण बता देता हूं। मनस्थिति में भी क्या होता है, कई बार समय लग जाता है, टाइम लग जाता है मनस्थिति बदलने में। जो इसको जितनी जल्दी बदल देगा वो, तो समय के साथ तो बहुत सारे लोगों की मनस्थिति बदल जाती है, टाइम लगता है पर उसमें तो फिर परिस्थितियां बदलने में भी टाइम लगेगा और वो अपनी परिस्थितियों को ही दोष देता रहता है, तो समय लगता है, उसमें समय बहुत लग जाता है। तो समय के साथ, मैच्योरिटी के साथ, परिपक्वता के साथ, अध्ययन के साथ, जैसे जैसे आप अध्ययन करते जाएंगे, मेहनत करते जाएंगे, आपकी मनस्थिति बदलते जाएगी, परिस्थितियां भी वैसे ही बदलती जाएगी और आपका आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा, कर्म आपका सॉलिड होता जाएगा, परफेक्शन आता जाएगा। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो समय से पहले इसको बदल देते हैं। या तो उनके साथ कोई घटना होती है, या वो कोई संकल्प ले लेते हैं, या उनके जीवन में कोई गुरु आ जाता है, मास्टर होता है उनकी जिंदगी में कोई। वो मास्टर जो है वो बिल्कुल चेंज करके रख देता है। कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कोई महिला भी हो सकती है, पुरुष के लिए महिला हो सकती है, महिला के लिए पुरुष हो सकता है, कि उसके संपर्क में आने के बाद उसकी जिंदगी बदल गई। गुरु हो सकता है कोई संकल्प हो सकता है, कोई जिंदगी की कोई घटना हो सकती है। समय के अलावा जो चेंज आता है अचानक से, जो म्यूटेशन होता है स्पॉन्टेनियस, वो इन चीजों की वजह से होता है। किसी घटना की वजह से, कोई संकल्प ले लिया इसकी वजह से, है ना। गांधी जी ने हरिश्चंद्र नाटक देख लिया था, उसके बाद से सत्य के प्रति उनकी जबरदस्त निष्ठा हो गई थी। सच बोलना, कुछ भी हो सच बोलना। इसलिए वो अंग्रेज न्यायाधीश को भी बोल देते थे कि तुमको इससे सजा हो जाएगी, बताओ तुमने क्या, मना कर दो तुमको छोड़ देंगे, तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत तो है नहीं। पर वो बोलते थे नहीं नहीं, ये मैंने किया है, मुझे जेल में डालो, न्यायाधीश को बोलते थे। अब ये जो हिम्मत आई ये हरिश्चंद्र नाटक से आई, तो आज हम सब उनको राष्ट्रपिता कहते हैं। लेकिन हरिश्चंद्र नाटक देख लिया और मान लीजिए नहीं किया होता कुछ, तो कोई चेंज नहीं लाया होता अपनी जिंदगी में, तो फिर तो नहीं होता। तो घटना मात्र ने, एक नाटक ने, कभी कभी सिनेमा जिंदगी बदल देता है। कई बार जिंदगी में कोई गुरु आता है, टीचर आता है, वो जिंदगी बदल देता है।
तो वो सोचना बदल देता है, आपका तरीका बदल देता है, पूरा पूरा लाइफ चेंज हो जाती है। वो जो आत्मविश्वास आता है ये समय के साथ आता है, वो फिर धीरे धीरे आता है। तो दो तरीके से जो है आपकी जिंदगी में एकदम बदलाव आते हैं, आत्मविश्वास में खास करके सेल्फ कॉन्फिडेंस में, तो वो फिर बदल देता है। दो यहां पे भी मैं आपको दो चीजें बताना चाहूंगा। सॉरी, दो चीजें क्या है, आइए। एक व्यक्ति ऐसा होता है, जो मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले, जो रिकॉर्डिंग चल रहा था उसमें मैं आपको बता रहा था कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है, वो अपने भाग्य का निर्माता आप है। तो एक व्यक्ति ऐसा होता है जो नियति को स्वीकार कर लेता है, डेस्टिनी को स्वीकार कर लेता है, यानी वो डेस्टिनी में विश्वास करता है, यानी जहां मुझे जाना है वहां मैं पहुंचूंगा और वहीं पहुंच जाऊंगा मैं। तो जो लोग डेस्टिनी में विश्वास करते हैं, नियति में विश्वास करते हैं, उन लोगों के लिए संकल्प और घटना और आत्मविश्वास और ये सब चीजें बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती। जो नियति को नकार देता है, डेस्टिनी को नकार देता है, नहीं मैं अपना भविष्य खुद लिखूंगा, मेरा भविष्य का निर्माण मैं खुद करूंगा, कोई दूसरा नहीं करेगा, कोई ईश्वर नहीं करेगा, कोई अंगूठी नहीं करेगी, कोई ज्योतिष नहीं करेगा, कोई किसी की भविष्यवाणियां नहीं करेंगी, मेरा निर्माण मैं खुद करूंगा और मैं बदल के रख दूंगा, डेस्टिनी को बदल के रख दूंगा, मैं जो सोचूंगा वो मेरा भविष्य होगा। ये कॉन्फिडेंस जो व्यक्ति लेके आता है उसका रिजल्ट बहुत प्रभावित होता है, स्किलिंग बहुत प्रभावित होती है, परफेक्शन बहुत प्रभावित होता है, उस आधार पे परफेक्शन आता है, उस कॉन्फिडेंस से परफेक्शन आता है। देखिए, कोई भी 10-12 घंटे क्यों पढ़ेगा और क्वालिटी वाला क्यों पढ़ेगा, इतनी क्वालिटी लेके आएगा क्यों वो? क्या सब लोग आराम कर रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, घूमने फिरने जा रहे हैं, आवारागर्दी कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे लगे हुए हैं, तो वो भी लगा रह सकता है। क्यों वो इतनी इंटरेस्ट लेगा कि मुझे ये करना है, कैसे भी करके करना है? डेफिनेटली उसके अंदर कोई न कोई संकल्प है, कोई जिद है। जिद करो दुनिया बदलो, आपने नारा देखा था, जिद करो दुनिया बदलो। और भी लोग थे ओलंपिक में, लेकिन अभी आपने मीरा कुमारी को देखा कि वो चानू जो है वो वेट लिफ्टिंग में सिल्वर ले गई। दूसरे लोग तो स्टेट लेवल के कंपटीशन में भी खुश हो सकते हैं, लेकिन आप ओलंपिक विनर्स को, इनको देखते हैं, मेडलिस्ट को, तो ये कितने जुनूनी होते हैं कि हमको वो चाहिए, किसी भी कीमत पे चाहिए। वो जिद जो है वो डेस्टिनी को स्वीकार नहीं करता, भविष्य को स्वीकार नहीं करता, नियति को स्वीकार नहीं करता, वो मना कर देता है। वो बोलता है नहीं नहीं, मेरी नीति मैं लिखूंगा, मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है, मैं करूंगा, मैं करके रहूंगा, बस वो कर लेता है। तब वो जो दूसरा पार्ट मैंने आपको प्रैक्टिस बताया था, कर्म बताया था, उसमें वो उतर जाता है। आप अपनी हैंड राइटिंग ठीक कर सकते हो, बोलने का तरीका ठीक कर सकते हो, मीडियम पे कमांड कर सकते हो, मार्क्स बढ़ा सकते हो, टेस्ट दे सकते हो, रीडिंग लगा सकते हो खूब। हम मदद करेंगे आपकी कैसे कैसे क्या क्या करना है, तो वहां से आ जाएगा। आइए, अब ये थोड़ी बड़ी बड़ी बातें हो गई, तो चूंकि ये मैंने आपको बताया कि ये चेंज हो गया अंदर वाला मनस्थिति, तो ये अपने आप चेंज हो जाएगा। हम इसको चेंज होने का इंतजार ना करें कि ये हिस्सा चेंज होगा तब हम बदलेंगे, नहीं, अपने अंदर चेंज कीजिए, ये अपने आप चेंज हो जाएगा। ये कॉन्फिडेंस रखिए कि आप अपने अंदर चेंज लाएंगे, अपने आप होगा। तो देखिए, कल एक 2020 मैच चल रहा था श्रीलंका के साथ में। कितना अलग होता है जब कोरोना में स्टेडियम पूरा खाली होता है, गैलरी में लोग नहीं बैठे होते और 2 प्लेयर खेल रहे होते हैं, तो एग्रेशन एक इस छोर पे खड़ा है, एक यहाँ खेल रहा है, इधर से बॉलिंग कर रहा है, वो हो हल्ला नहीं है।
वो अल्लाह नहीं हो रहा है जो स्टेडियम में होता है जैसा। बहुत कम क्षमता में कुछ लोग आए होंगे देखने के लिए, लेकिन मनोबल पे बहुत फर्क पड़ता है। लेकिन खिलाड़ी तो अपने हिसाब से खेल रहा होता है। सचिन तेंदुलकर जब खेलते थे, या सौरव गांगुली खेलते थे, या महेंद्र सिंह धोनी खेलते थे, तब मैदान कैसे भरे होते थे, खचाखच भरे होते थे। मतलब स्टेडियम में कितने लोग, भीड़ होती थी, और कितना चीयर कर रहे होते थे, और हमको छक्का चाहिए, चौका चाहिए, कम ऑन, ये वो तख्तियां लेके बैठे रहते थे लोग। एक अलग माहौल होता है। सिविल सर्विसेज की तैयारी में क्या प्रॉब्लम है कि हमारे सामने ऐसा स्टेडियम नहीं होता, हमारे सामने एक कमरा होता है, उसमें एक टेबल कुर्सी लगी है और यहाँ हम बैठे हैं। वो कमरे में बंद है और इधर किताबें हैं हमारी बहुत सारी, यहाँ हम बैठ के पढ़ रहे हैं। कोई चीयर करने वाला नहीं है, विश्वास बढ़ाने वाला नहीं, हिम्मत देने वाला नहीं है, तारीफ करने वाला नहीं है। तो मोटिवेशन जो है वो आपको खुद को अंदर से लाना पड़ता है, अपने अंदर से लाना पड़ता है। पर आप यहाँ बैठ करके दुनिया बदलने जा रहे हैं, इस जगह अंदर बैठ करके आप परिवर्तन करने जा रहे हैं। देखिए, मेरी आज के इस बात को सुन के कहीं ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है आपको, कहीं पे भी ध्यान रखिए इस चीज को। अभी मैंने ओवर कॉन्फिडेंस के खतरे भी बताए थे। आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, कहीं पे भी नहीं होना, थोड़ा सा भी नहीं होना, ध्यान रखिए। आप में से कोई हवा में मत चले जाना, हवा में भी नहीं जाना, लेकिन अपने आप को कमजोर भी नहीं मानना, ठीक है ना। तो आप यहाँ कमरे में बैठे हुए हैं और आप तैयारी कर रहे हैं। अब देखिए, मैं एग्जांपल देता हूं, विपिन चंद्रा की किताब पढ़ रहे हैं आप। विपिन चंद्रा की किताब पढ़ रहे हैं, है ना। और मान लिया जाए मैं उसमें 600 पेज मानता हूं, और आपकी 10 पेज पर आवर की स्पीड है, 10 पेज पर आवर की स्पीड है, ठीक है। अब आपकी पढ़ने की क्वालिटी ऐसी आनी चाहिए कि इन 10 पेज में से यदि 2 प्रश्न आते हैं प्रीलिम्स में, 10 पेज में से तो नहीं आएंगे, लगभग 100 पेज में से आएंगे, तो 10 घंटा आपने ये किताब पढ़ी तो 100 पेज पढ़े, उसमें से 2 प्रश्न अगर प्री में आ गए तो आप उसका उत्तर निकाल लेंगे। ABCD में से आंसर निकालना आपको आता है। 2 मतलब आपकी पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए कि ये जो 2 प्रश्न हैं, दादा भाई नौरोजी का अखबार लिखा हुआ होगा। मुझे नाम बताइए जरा अखबार, आप लोग बताइए, मैं तो लिख दूंगा अभी। दादा भाई नौरोजी का अखबार, न्यूज़पेपर। राष्ट्रगुप्ता, गुड। अब देखिए, अटेंशन लेवल आपको है ना 3 तरह का होता है। एक व्यक्ति दादा भाई नौरोजी को जानता है। क्यों जानता है? क्योंकि वो कांग्रेस के महत्वपूर्ण नेता थे प्रारंभिक तौर पर, और भारत की स्वतंत्रता संघर्ष की शुरुआत, इनको ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहते हैं, ये बात वो जानता है। ये प्राथमिक स्तर, प्रथम स्तर है, एकदम फर्स्ट लेवल का है। फिर दूसरे व्यक्ति को ये पता चला कि दादा भाई नौरोजी ने एक रहनुमाई मजदायन सभा और वो सब जानता है, और साथ में वो ये भी जानता है कि राष्ट्रगोप्तार जो है उनका न्यूज़पेपर है, ठीक है। राष्ट्रगोप्तार उनका न्यूज़पेपर है, ये बात भी वो जान गया। ये दूसरी स्थिति, ये द्वितीय स्तर है, दूसरा लेवल है ये उसका। अब तीसरा लेवल है कि राष्ट्रगोप्तार में क्या वर्णन आता था, यानी क्या क्या बातें आती थी,
ये किस लिए था, इसमें क्या ऐसा लिखा रहता था, इसका संदेश क्या था, मैसेज क्या आते थे इसके। ये तीसरी स्थिति, थर्ड लेवल है। मैं आपको पढ़ना सिखा रहा हूं। आप जो स्किलिंग की बात कर रहे हैं ना, परफेक्शन की बात कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि कर्म में कैसे उतरेंगे। सबसे पहले तो आप अपना कॉन्फिडेंस ले आइए। अब आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई की क्वालिटी कैसे लाएंगे वो मैं बता रहा हूं आपको। आप दादा भाई नौरोजी को जानते हो? दादा भाई नौरोजी को यदि आप जानते हो तो आपका आधा काम हो, एक काम हो गया, 33% काम हो गया आपका। ठीक है, दूसरा, आपको ये पता है कि रस्त गोप्तार है, रणुमाई माजदायन सभा है और ये है, ये दूसरा काम हो गया। अब रस्त गोप्तार और सभा का क्या काम था, बताओ जरा, क्या उद्देश्य था? अखबार निकालने का उद्देश्य क्या था? और वो सभा जो बनाई थी उसका उद्देश्य क्या था? वो जो संस्था थी उसका उद्देश्य क्या था? विपिन चंद्रा पढ़ा है तो ये तो इतना तो बताना पड़ेगा ना विपिन चंद्रा को पढ़ने के बाद। नहीं तो विपिन चंद्र की किताब का क्या मतलब है? यस, और ऑर्थोडॉक्स पारसी समाज में, जो पारसी कम्युनिटी में सोशल रिफॉर्म लेके आना है ना। बिल्कुल बिल्कुल, सभा का उद्देश्य भी रिफॉर्म था तो डेफिनेटली रस्तगोप्तार का उद्देश्य भी तो वही होगा, पारसी कम्युनिटी में सोशल रिफॉर्म्स, और खास करके ऑर्थोडॉक्स पारसीज में। ठीक है, अवेयरनेस लेके आना। अब आपका काम हो गया। देखो यूपीएससी में, पीएससी में आपको ये 3 स्तर की जानकारी ही रखनी है। अब इससे ज्यादा और ज्यादा विस्तार में पहुंचना नहीं है। एकदम कौन सी डेट को शुरू किया गया और कब बंद कर दिया गया और उनको अखबार को चलाने में क्या क्या दिक्कतें आ रही थी, ये सब चीजें आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, आपका उद्देश्य यहां तक हो गया, ये लेवल हासिल करना है। तो हर व्यक्ति जब यहां तक पहुंच जाएगा तो परफेक्ट हो जाएगा। परफेक्शन का मतलब समझ में आ गया? तीसरे लेवल पे पहुंचना कि उसका उद्देश्य क्या था। तो ऑर्थोडॉक्स पारसीज के अंदर से वो सारी चीजें निकालना जिसकी वजह से समाज को नुकसान हो रहा था, क्योंकि इंटर रिलीजन नहीं पहुंच सकते ना वो शादी में। और उसमें और भी बहुत सारे ऐसी उनके अंदर रिचुअल्स थी, बहुत सारी चीजें थी जो एक परंपरागत पारसी समाज में नुकसानदायक थी और समाज के हित में नहीं थी। वो उन्होंने दूर करने की कोशिश की। इस एग्जाम्पल से कितने लोगों को क्या समझ में आया, बताओ जरा। परफेक्शन कैसे लाओगे, पढ़ाई का स्तर कैसे ठीक करोगे, कुछ समझ में आया? पढ़ाई का स्तर कैसे ठीक करोगे? बस, यानी 10 पेज आप पढ़ रहे हो। अब यहां पर ये हो सकता है कि आप पहले वाले स्तर पे रहते हो, तब आप 15 पेज पढ़ लेते हो 1 घंटे में, 15 पेज पर आवर की स्पीड है आपकी। लेकिन जब आप इस स्थिति में रहते हो, सेकंड वाली में, तब आप 12 पेज पढ़ लेते हो, 12 पेज पर आवर। और जब आप तीसरे, कुछ लोग ऐसे हैं जो तीसरे अवस्था के लिए 10 पेज पर आवर पढ़ लेते हैं, लेकिन कुछ लोग 8 या 7 पेज ही पढ़ पाएंगे तीसरी स्थिति के लिए। चलेगा, चलेगा, 8 या 7 पेज पढ़ते हो चलेगा, लेकिन स्थिति तीसरे नंबर की आनी चाहिए। क्वालिटी कैसे सुधरेगी, बात समझ में आ गई? अच्छा, कुछ लोगों को लिख करके पढ़ने की आदत है, तो वो बोलते हैं कि सर हम जब लिख लेंगे ना, साथ में इसको नोट्स बना लेंगे तो फिर हम पक्का याद रख लेते हैं। तो आप नोट्स बना लो, नोट्स बना के पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रिजल्ट ये वाला आना चाहिए, थर्ड वाला जो मैंने बताया आपको कि रस्त गोप्तार क्यों था, क्यों, हु, व्हाट,
वाई वाई वाला जो है, वाई पे पहुंचना है आपको, केवल वेयर और हु और व्हाट उस पे नहीं रहना है, वाई पे पहुंचना है। वाई वाई क्यों, ये क्यों था। तो सिविल सर्विसेज की तैयारी कंप्लीशन की तरफ जाती है, कंप्लीट होती हुई लगती है जब आप क्यों पे चले जाते हो। तो कितने लोगों को आज की क्लास समझ में आई और उद्देश्य समझ में आ गया, स्किलिंग कैसे होगी। और स्किलिंग तो टेस्ट और ये सब आप दोगे और हमको बताओगे तो फिर हम चेक करके बताएंगे। तो आज कोई डाउट क्लियर हुए अपने इसमें। अब देखो बोर्ड पे और इतना बिल्कुल आप जब सामने बैठे रहते हो ना हमारे ऑफलाइन क्लास में, तब थोड़ा सा समझाना आसान होता है ना। यस यस, बस 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 इतना ध्यान रख लिया तो फिर तो हो ही गया। कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हुई सबकी, थोड़ी थोड़ी, थोड़ा थोड़ा फायदा हुआ थोड़ा फायदा भी नहीं हुआ तो फिर अब देखते हैं, फिर और कुछ करेंगे और समझाएंगे। भाई हमारा काम तो आपको समझाना ही है, ठीक है। अब जैसे डॉक्टर के पास कोई भी मरीज आ जाता है तो दवाई ठीक नहीं हो रहा तो फिर और लास्ट में ऑपरेशन करता है, कुछ न कुछ तो करता है ना, इलाज तो करता जाता है, वो बढ़ाता जाता है। एकदम से सॉरी तो नहीं बोल देता, आई एम सॉरी तो तभी बोलता है जब वो मरी जाता है, तभी बोलता है मैं उनको नहीं बचा पाया, ये तो तब बोलता है ना। नहीं बचा पाया कब बोलता है, जब बिल्कुल आखिरी में। एकदम शुरू में तो नहीं बोल सकता ना, शुरू में तो कोशिश ही करेगा। हम भी करेंगे, आपको पूरा कोशिश करेंगे, ठीक है। मुझे लगता है आज की क्लास सार्थक रहेगी और आप विश्वास करके पढ़ना शुरू करोगे। जिसका जो भी रिजल्ट आया हो, जितने भी आपके प्रश्न ठीक हुए हों परीक्षा में, चिंता मत करो, आगे बढ़ना है आपको, आगे की ओर देखना है, महत्वपूर्ण व्यक्ति बनना है, अपनी मनस्थिति को बदलना है। परिस्थितियां अपने आप बदल जाएंगी, चिंता मत करो। कुछ चीज़ें मैंने हिम्मत देने की कोशिश की है, जानबूझ के बोर्ड पे लिख करके कुछ समझाया है, मुझे लगता है ज़्यादा समझ में आया होगा। मैं हवा में समझाता उससे ज़्यादा समझ में आया होगा। अनुकूलन बिठाना है, कुशलता का विकास करना है, दो बड़ी चीज़ें आज के इसमें। परिस्थितियों से तालमेल बिठाएं, अनुकूलन बिठाएं, एडाप्टेशन करें, और जिन चीज़ों को मिटिगेट कर सकते हैं उनको मिटिगेट करें, और कुशलता का विकास करें, परफेक्शन लेके आए, ठीक है। तो आज की बात समाप्त करें। मुझे लगता है कि करंट अफेयर्स पढ़ते हैं उससे तो ठीक ही हो गया आज का क्लास। हाँ, परीक्षा के बाद ऐसा ही क्लास होना चाहिए कि नहीं, कि टाइम वेस्ट हो गया आपका। ठीक हो गया होगा मुझे लगता है, थोड़ा थोड़ा। चलो ठीक है। अब एक मैसेज ये है कि अब आपका 1 अगस्त से फिर से रजिस्ट्रेशन फिर होगा। तो एक तो हमारा थोड़ा सा फीस वीस का देख लो भैया, फीस वाला मुझे थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। एक तो लोग, आप लोगों में से जिनने फीस जमा नहीं कराई, मैं उनको रिन्यू नहीं कर पाऊंगा, ध्यान रखिए। जिनका इंस्टॉलमेंट बाकी है, जिनका रिन्यू नहीं हुआ है, मैं उनको बिना फीस के रिन्यू नहीं कर पाऊंगा 1 तारीख को, क्योंकि आज 26 तारीख है और 26 है तो 27, 28, 29, 30, 31, 3-4 दिन बाद जो है आपका ये बंद हो जाएगा। तो 3-4 दिन में आप व्यवस्था कर लीजिए। 1 तारीख से 1 अगस्त से अगर आपको कंटिन्यू क्लास करनी है तो आप अपना इंस्टॉलमेंट जमा कर दीजिए, क्योंकि मैं फिर उसको, हाँ, मंथ में 4 क्लास ऐसी तो अब आजकल मैं कम करता हूँ मोटिवेशनल वाला। कई लोग मुझे बदनाम किए हुए हैं ना कि वो कुछ नहीं पढ़ाते, वो केवल मोटिवेशन ही करते रहते हैं तो मैंने कम कर दिया। मैंने कहा ठीक है भैया, हम पढ़ाते भी हैं, ऐसी बात नहीं, हम केवल मोटिवेशन। पहले तो मैं बहुत लेता था मोटिवेशन की क्लासेस, लेकिन कई लोग बोर हो जाते हैं और कई लोग बाहर बदनामी भी करते हैं, बोलते हैं वो वहाँ प्रवचन देते रहते हैं, पढ़ाते वढ़ाते कुछ नहीं है। तो बदनामी से बचने के लिए मैंने कम कर दिया। बाकी मैं तो मोटिवेशन करना मुझे तो अच्छा लगता है, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। हाँ, अब वो क्या कर सकते हैं बताओ। हाँ, दूसरा, टेस्ट के मार्क्स भी बताओ जरा। टेस्ट के मार्क्स क्या क्या रहे हैं, जिन जिन लोगों ने टेस्ट दिया होगा सैटरडे संडे में। जिन लोगों ने एग्जाम नहीं दिया वो टेस्ट दिए होंगे, नहीं भी दिया है तो अब दे दो। अब ये आपके रेगुलर टेस्ट कब से हैं, 28 तारीख से हैं। 28 तारीख बाद तो आपको बिल्कुल 10 अक्टूबर तक, 8 अक्टूबर तक कोई फुर्सत नहीं है।
तो 8 अक्टूबर तक कोई बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिलने वाली है आपको, यानी रोज टेस्ट रहेगा, रोज एक्सप्लेनेशन अलग पढ़ना है आपको, कोई भी एक्सप्लेनेशन छोड़ना मत, ठीक है, एक्सप्लेनेशन कोई भी मत छोड़ना, कोई भी क्लास छोड़ना मत, बहुत अच्छा पढ़ाने वाले हैं हम लोग। अभी साइंस टेक होगा, मॉडर्न हिस्ट्री बाकी अभी चल रही है, पॉलिटी पूरा पढ़ाऊंगा मैं, बहुत मज़ेदार सेशन चलने वाले हैं, करंट अफेयर्स रेगुलर चलेंगे। अच्छा, चैतन्य ने दिया था 55 और 57, गुड चैतन्य, इसी साल सेलेक्ट, अब ये बचे हुए टेस्ट में सुधार लो, इसी साल सेलेक्ट हो जाओगे, मैं तुमको अगले साल के लिए बोल रहा था। देखो चैतन्य ने अच्छा ग्रोथ किया भैया, अब आप इसी साल सेलेक्ट हो जाओगे, मुझे लग रहा है इसी साल के लिए जा रहे हो आप। राजेश बहुत अच्छा ग्रोथ है, गुड, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा ग्रोथ है राजेश, बहुत अच्छा। नीतीश गड़बड़ हो रहा है, पढ़ाई करनी पड़ेगी आपको, हार्ड वर्क। राजेश बहुत अच्छा है, मुझे ठीक लग रहा है, आपको भी ठीक लग रहा होगा राजेश। मुझे लगता है काफ़ी ग्रोथ किया आपने, सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है। चैतन्य ने बहुत अच्छा किया, बहुत ही बढ़िया। जिन लोगों ने नहीं दिया वो दे दो भैया, आज दे दो, संडे का बचा है तो उसको दे देना। सैटरडे 55 कम है भैया, 55 गौरव, ऑप्शनल भी है आपका। कम लग रहा है मुझे। कुणाल टेस्ट देना शुरू करो रेगुलर, कुछ नहीं सोचना ज़्यादा कुछ, ठीक है, रेगुलर टेस्ट देना शुरू करो, सब हो जाएगा, मैं कर दूंगा ठीक, चिंता मत करो, ठीक है ना। बहुत ज़बरदस्त मेंस की तैयारी करने वाले हैं हम लोग, 10 अक्टूबर शाम से ही तैयारी शुरू कर देंगे, ठीक है, 10 अक्टूबर को शाम से ही मेंस की तैयारी शुरू कर देंगे, चिंता मत करो। जितने भी लोग बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे उनको मेरा वादा है, मैं मेंस बहुत अच्छा पढ़ाने वाला हूँ, और 10 अक्टूबर शाम से ही बैठ जाएंगे हम लोग, खा पी जाएंगे पूरा, ठीक है, पचा डालेंगे उसको सिलेबस को, चिंता मत करो। प्रैक्टिस भी बहुत सारी करवा दूंगा, ज़बरदस्त करा दूंगा, बस केवल थोड़ा सा अच्छा मोटिवेशन रखो, मेहनत करो रेगुलर, ठीक है भैया। सब्सक्रिप्शन वाले ध्यान रखो, जो लोग हैं जल्दी से अपना थोड़ा सा वो करा लो रिन्यू वगैरह, और मेरा बचा हुआ इंस्टॉलमेंट दे दो, ठीक है, तो हम लोगों को दिक्कत ना, आर्थिक रूप से हम परेशान रहे, दिमागी तौर पे हम परेशान रहेंगे तो हम कौन सा पढ़ा देंगे फिर आपको, हमारा दिमाग ठीक नहीं रहेगा तो हमको इकोनॉमिक उसमें गड़बड़ में मत डालो भैया, ठीक है, ऐसा मत करो। चलो ठीक है, मिलते हैं कल फिर।